नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश श्रीवास्तव। महाराष्ट्र और झारखंड में हो रहे विधानसभा चुनाव को लेकर अब राजनीतिक बयानबाजी काफी तेज होती जा रही है। एक तरफ बड़े बड़े स्टार नेताओं का चुनावी दौरा हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ बयानबाजी का स्तर भी लगातार गिरता जा रहा है। इसी बयानबाजी के तहत अब महाराष्ट्र में महायुति के बीच दरार पैदा हो गई है। दरअसल हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र के चुनावी दौरे पे आए हुए थे। उन्होंने कई जगह भाषण दिए और इस भाषण के दौरान उन्होंने कटो बटोगे तो कटोगे और एक रहोगे तो नेक रहोगे जैसे कई नारे दिए। लेकिन इस एक नारे को लेकर जिसे उन्होंने कहा था कि बटोगे तो कटोगे, उसे लेकर अजीत पवार जो महायुति की सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ऐतराज जताया है और कहा है कि बाहर के लोग आते हैं और किसी भी तरह का बयान देकर चले जाते हैं, इससे कोई राजनीतिक फायदा होने वाला नहीं है। उन्हें साफ रूप से उनके इस बयान से नुकसान होता नजर आ रहा है। तो इस तरह से महायुति में जो दरार है वो खुलकर सामने आ गया है। मतलब खुलकर अजीत पवार ने योगी आदित्यनाथ के बयान का विरोध किया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे की सरकार के जो नेता हैं, उन्होंने अजीत पवार के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि योगी आदित्यनाथ के बयान का जो मतलब है, उस मतलब को ही अजीत पवार नहीं समझ पाए हैं। अजीत पवार को जब इनका मतलब समझ में आएगा तो वो जानेंगे कि योगी आदित्यनाथ ने सही बयान दिया था। तो इस तरह से महायुति में जो 3 दलों की सरकार है, उसमें से 2 दल इस एक बयान को लेकर आमने सामने हो गए हैं। तो ये महाराष्ट्र में योगी आदित्यनाथ के बयान को लेकर जो दरार पैदा हुई है, वो पहले की दरार के बाद एक और दरार पैदा होने से महायुति के सामने इन चुनाव से पहले संकट खड़ा हो गया है कि अजीत पवार ने आखिर इस तरह का बयान क्यों दिया, आखिर योगी आदित्यनाथ का विरोध क्यों कर रहे हैं। दरअसल अजीत पवार के लिए जो पहले की जो राजनीति थी, जो उनकी विचारधारा है, उसके तहत वो मुस्लिम, हिंदू और दूसरे जो ओबीसी समाज के वोटर है, उन पर उनके जो चुनाव जीतने की निर्भरता रही है। ऐसे में वो इस बात का ध्यान रखना चाहते हैं कि किसी भी तरह की बयानबाजी से वोट बैंक में सेंध ना लगे, कोई खास वर्ग का वोट उनसे बिखर नहीं जाए। यही वजह है कि उन्होंने इस बयान का विरोध किया है। अब आने वाले दिनों में इस बयान को लेकर आगे क्या होता है, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण है। इसी तरह से अगर आप बिहार चले जाएं, बिहार में 24 नवंबर को जमीयत उलेमा ए हिंद की एक सभा होने वाली है। इस सभा को वक्फ बोर्ड के खिलाफ जो एक कानून बनाने की कोशिश की जा रही है, उसके खिलाफ एकजुट होने के लिए मुस्लिम धर्मगुरुओं की एक बैठक होने वाली है। इस बैठक में नीतीश कुमार को आमंत्रित किया गया है। नीतीश कुमार जो एनडीए की गवर्नमेंट चल रही है, उसमें एक मुख्य सहयोगी दल है। यानी मान के चलिए कि जो नरेंद्र मोदी की सरकार चल रही है, वो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की बैसाखियों के सहारे पे चल रही है। ऐसे में नीतीश कुमार को जमीयत उलेमा ए हिंद ने अपनी सभा में बुलाया है। अगर नीतीश कुमार 24 नवंबर को इस सभा में शामिल होते हैं, तो ये मान के चलिए कि फिर एनडीए में दरार पैदा होना तय है। और नीतीश कुमार के नहीं जाने की वजह भी समझ में नहीं आती है, क्योंकि नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है वो मुस्लिम, दलित और ओबीसी वर्ग है बिहार में, और वो किसी भी तरह से नहीं चाहेंगे कि वो इस वोट बैंक में बिखराव हो। हाल के दिनों में जेडीयू की एक बैठक हुई थी। इस बैठक में एनडीए के भी नेताओं को बुलाया गया था। इस बैठक में उन्होंने खुलकर गिरिराज सिंह के बयान का विरोध किया था, जिस बयान में गिरिराज सिंह ने कहा था कि अगर कोई तुम्हारे एक गाल पे थप्पड़ मारे तो तुम उसे 100 थप्पड़ मारो। तो दरअसल मुस्लिमों के खिलाफ गिरिराज सिंह की बयानबाजी कोई नई नहीं है। इससे पहले भी वो लगातार हर चुनाव में निचले स्तर की बयानबाजी करते रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनको हर बार टिकट देकर उनके बयानबाजी का सपोर्ट ही करती रही है। ऐसे समय में जब नीतीश कुमार ने खुलकर
गिरिराज सिंह का विरोध किया और ये भी कहा कि मुस्लिमों के प्रति मुस्लिमों का जो वोट बैंक है वो जेडीयू से छिटकता जा रहा है। इसलिए जरूरी है कि जो नेता हैं, जो एनडीए गठबंधन के जो नेता है, वो घर घर जाकर सरकार की योजनाएं तो बताए ही, साथ ही मुस्लिमों को भी अपने साथ मिलाने की कोशिश करे और जो लोग छिटक रहे हैं उन्हें भी साथ रखने की कोशिश करे। तो क्लियर बात है कि नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं कि बिहार में मुस्लिम वोट उनसे खिसके, लेकिन जिस तरह की बयानबाजी एनडीए के नेताओं की तरफ से होती है उससे लेकर नीतीश कुमार हमेशा असहज हो जाते हैं। इसी असहजता के बीच में अब जमीयत उलेमाए हिंद ने उन्हें अपनी सभा में आमंत्रित कर दिया है। 23 नवंबर को 2 स्टेट के जो चुनाव हो रहे हैं, विधानसभा के, झारखंड और महाराष्ट्र के, उसके परिणाम आएंगे। इस परिणाम से भी पता चल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार की क्या स्थिति है। इसके अगले ही दिन 24 तारीख को ये सभा होनी है और इस सभा में नीतीश कुमार को बुलाया गया है। अगर नीतीश कुमार इस सभा में शामिल होते हैं तो ये तय माना जाना चाहिए कि एनडीए में एक नई दरार पैदा हो सकती है, और अगर ये दरार बढ़ती है तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो सकती है। तीसरी तरफ चलते हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के एएमयू जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, उसे लेकर जो लोअर कोर्ट का फैसला था उसे पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उसकी जो अल्पसंख्यक दर्जा है, जो उस यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक दर्जा है, उसे बनाए रखा है। भारतीय जनता पार्टी और दूसरे तमाम जो हिंदूवादी संगठनों ने ये तमाम कोशिश की थी कि जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है उसका जो दर्जा है वो अल्पसंख्यक दर्जा ना रहे बल्कि वो बहुसंख्यक बन जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाकर उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी और उसके दूसरे संगठनों को तगड़ा झटका दिया है। ऐसे में आने वाले समय में ये जो 3 घटना है, इन तीनों घटना का समायोजन अगर होता है तो ये एनडीए गवर्नमेंट के लिए उचित नहीं होगा। उनके लिए आगे आने वाले दिनों में उनके लिए रास्ते मुश्किल खड़ा कर सकता है। दरअसल महाराष्ट्र में जो हो रहा है, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ के बयान का विरोध हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ बिहार में जिस तरह से नीतीश कुमार जमीयत उलेमा हिंद के नेताओं के संपर्क में है और उनकी सभा में जाने की बात कही जा रही है, और तीसरी तरफ अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जा को सुप्रीम कोर्ट द्वारा बरकरार रखे जाने से एक तरह का ये माहौल बन गया है कि जो चीज़ें हो रही है, जो घटनाएं हो रही है, वो अब एनडीए के पक्ष में नहीं जा रही है, एनडीए के खिलाफ जा रही है। वहीं तीसरी तरफ अगर आप जम्मू कश्मीर की बात कर ले तो जम्मू कश्मीर की बात करना इसलिए जरूरी है कि धारा 370 हटाने के बाद भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता था कि वहां आतंकवादी घटनाएं बंद हो जाएगी, लेकिन धारा 370 हटने के बाद भी अब लगातार आतंकवादी हमले हो रहे हैं, जवान शहीद हो रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसे लेकर जवाब देने की स्थिति में नहीं है। यूं तो वहां पर नई गवर्नमेंट आ गई है और उमर अब्दुल्ला की सरकार चल रही है, लेकिन इस सरकार के अंदर भी मुख्यमंत्री का विरोध करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के विधायक सारी सीमाएं लांघ रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि जम्मू कश्मीर में भी जो अस्थिरता का माहौल था वो भी अस्थिरता का माहौल बरकरार है। इन सब के बीच में जिस तरह से नेताओं के बयानबाजी का स्तर गिरा है, उससे काफी दुविधा पैदा हो गई है कि आखिर भारतीय राजनीति को क्या हो गया है। सिर्फ 2 स्टेट में चुनाव हो रहे हैं, लेकिन पूरे देश में इस तरह का माहौल बन गया है जैसे पूरे देश में कोई आम चुनाव हो रहा हो। प्रधानमंत्री व्यस्त हो गए हैं। पुणे में वो 9 दिनों की यात्रा पे आए हुए हैं, फिलहाल पुणे में ही है। पूरे महाराष्ट्र में उनका 9 दिवसीय दौरा है। इसके अलावा वो झारखंड भी जा रही है, उसके अलावा वो बिहार भी जा रहे हैं। उन्होंने बिहार में भी कई नेताओं को लगा रखा है ताकि वो नीतीश कुमार को मनाते रहे। ऐसी खबर है कि नीतीश कुमार नाराज है और इस नाराजगी की वजह से उत्तर प्रदेश बिहार में चुनाव नहीं होने के बावजूद एनडीए के जो नेता है
वो नीतीश कुमार को मनाने में लगे हैं। इन सब राजनीतिक घटनाओं के बीच में जिस तरह की घटनाएं हो रही है, जिस जैसे योगी आदित्यनाथ के बयान का विरोध शुरू हुआ है, उनके गठबंधन दल के नेता की तरफ से जिस तरह से नीतीश कुमार ने मुस्लिम बोर्ड को पकड़ने के लिए या उनको साधने के लिए एक सभा में जाने की योजना बनाई है, और तीसरी तरफ जिस तरह से अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रखा गया है, ये सारी घटनाएं बताती है कि भारतीय जनता की एनडीए सरकार घिर गई है और आने वाले दिनों में कई अलग चीजें देखने को मिल सकती है। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमारे नए श्रोता हैं तो आप हमें जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को देखें, उसे अधिक से अधिक शेयर करें और अपने महत्वपूर्ण सुझाव हमें ज़रूर दें, ताकि हम आगे से आपके अपने वीडियो में आपके उन सुझावों को शामिल कर सकें। तब तक के लिए नमस्कार।